अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पार्टी को मुतहर्रिक करने के लिए हिकमत अमली तश्कील दे दी है और इस सिलसिले में पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी क़यादत को इंतखाबात की तैयारियों की भी हिदायत कर दी है। इससे कबल 15 सितंबर को बिलावल भुट्टो ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि 2013 में हमें नून लीग ने जनरल पाशा और अदलिया से मिलकर साजिश के तहत पंजाब से निकाला। अगर इंतखाबी नताइज पर नजर डालें तो 2013 से पंजाब में पीपल्स पार्टी का जवाल शुरू हुआ। पंजाब असम्बली के रिकॉर्ड के मुताबिक 2002 से 2007 तक रहने वाली पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की कुल तादाद 69 थी। 2008 से 2013 तक पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के कुल 93 मेंबरान थे। 2013 से 2018 तक पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के कुल 8 अरकान थे और 2018 से 2023 तक रहने वाली पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के कुल 7 मेंबरान थे। अहम बात यह है कि सन 1977 तक पंजाब में पीपल्स पार्टी के 5 वज़रा आला बने, लेकिन उसके बाद यह जमात कभी भी पंजाब में कामयाबी के इस दर्जे तक नहीं पहुंच सकी। इसी तरह यह सवाल भी उठता है कि 2013 के इलेक्शन से कबल तक 93 सीटों वाली पीपल्स पार्टी पंजाब में 2013 के इलेक्शन के बाद सिर्फ 7 नशिस्तों तक कैसे महदूद हो गई। बिलावल तो वाज़े तौर पर इसका जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को करार दे रहे हैं, लेकिन यह सवाल भी अहम है कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश में नून लीग शामिल थी तो पीपल्स पार्टी ने बादअज़ां पंजाब, वफाक, हत्ता के ऑपोजिशन तक में नून लीग के साथ मोहब्बत की पींगें क्यों बढ़ाई। वफाक में पीडीएम इत्तेहाद की हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के पहलू में बैठकर 16 माह तक वजारतों का लुत्फ क्यों उठाया और अब एक बार फिर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर इदारों के पीछे छुपने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाने और पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश के इल्जाम आयद कर रही है। क्या पीपल्स पार्टी का नून लीग से इख्तलाफ उसूली है या सिर्फ इख्तिदार में शराकत की हद तक है। अगरचे एक बार फिर बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तहम अभी तक यह वाज़ेह नहीं कि पंजाब में वोटर्स को कायल करने के लिए पीपल्स पार्टी का बयानिया क्या होगा। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में माजी की तरह हमदर्दी और भुट्टोइज्म के नजरिए का वोट ले पाएगी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने भी तंज करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही। पीपी वाले भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा कभी कारकर्दगी नहीं बता सकेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, ऑनरेबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया चंद साहब। चंद साहब, 2002 से 2018 तक के नताइज मैंने आपके सामने रखती हैं। इसमें जो डिप आती है वो आ रही है 2013 में। उससे पहले 2011 में पीटीआई का एक फैक्टर आ चुका हुआ था। तो आप पंजाब में सारा इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर लगा रहे हैं, हालांकि 2013 से पहले सिर्फ 2 बड़ी पार्टीज थी। तो 2013 के इलेक्शन से पहले तीसरी बड़ी पार्टी आ चुकी थी, उस पर भी तो इल्ज़ाम लगा देना कि उन्होंने आपकी सीटें काटी। थैंक यू अमीर बास भाई, आपने टाइम दिया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए जो वाश आउट करने की कोशिश की गई, आप 1988 का इलेक्शन रिजल्ट दे लें बीबी की आने से बाद। वफाक में सीटें मिल गई, सूबे में सीटें हरा दी गई। नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब। नवाज शरीफ निगरान वज़ीर आला थे, निगरान वज़ीर आला भी थे और फिर चीफ मिनिस्टर भी बन गए। एक डिज़ाइन था, फिर जाग पंजाबी जाग का नारा लगाया गया। मरकज़ और पंजाब की लड़ाई पहली दफ़ा मुतारफ़ करवाई गई। ये हिस्ट्री है, आप देख लें। उस लड़ाई के बाद फिर अगली दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी दी गई मियाँ साहब को, अदालत के ज़रिए निकाली गई पीपल पार्टी गवर्नमेंट, सदर ने निकाली, फिर अदालत ने भी इंडोर्स की। हालांकि उसके बाद जब मियाँ साहब की हुकूमत तोड़ी गई तो फिर अदलिया ने बहाल भी कर दी एक दफ़ा, फिर काकड़ फार्मूला चला, जो भी हुआ। अब देखें, जितने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बना, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद एक सिंबल था। वो डॉक्ट्राइन थी, एक माइंड सेट था, एक तरीका वारदात था। उस तरीका वारदात को हम उसी को ख़त्म करने के लिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आते हैं कि वो तरीका वारदात पीपल्स पार्टी के साथ तो हुआ कई इलेक्शनों में, 40 साल हुआ। जितने आपको पीएसएफ के या स्टूडेंट्स उस वक्त जो नौकरियों में आए थे, पार्टी के जो रहे थे स्टूडेंट लाइफ में, उन सब को कार्नर कर दिया गया ज़ियाउल हक के दौर से या उसके बाद के उस माइंड सेट के ज़रिए। कोई पॉलिटिकल फैमिली जो पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक थी, जिसका बिजनेस था, उनके बिजनेसेस तबाह किए गए, उनको ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ा और उनको यहाँ सियासत छोड़नी पड़ी या पार्टी छोड़ना पड़ी। इसकी मिसाल आप अटक से शुरू हो जाए। ये जितने आपको सीनियर नज़र आते हैं, अमीन असलम एक नाम है, उसके बाद उनकी फैमिली दे लें पीपल्स पार्टी, फैसल सालेह याद, सरवर खान साहब, आप चले जाएं जेलम चले जाएं,
अपना चौधरी अल्ताफ़ मरहूम गवर्नर की फैमिली, उसके बाद पिंडी में आप आ जाएं, पुराने जितने आपको जो नज़र आते हैं, बाशी खान, जो पुराने पीपल पार्टी के तरीक़ुल इस्लाम वगैरह, बहुत फौत भी हो गए लेकिन बड़े फैमिलीज़ थी जो पीपल पार्टी के साथ, उन सारे के बिजनेस जो डटे रहे वो बेचारे बिजनेस कारोबार तबाह कर बैठे। अदरवाइज़ लोगों ने लैरिटी चेंज की। इस तरह आप गुजरांवाला चले जाएँ, गुजरात नवाबजादगान फैमिली थी और उनके साथ मंडी बौद्दीन में ये बुसाल फैमिली भी पहले पीपल पार्टी में होते थे। लाले का भी ये चौधरी गुलाम रसूल तारड़ मरहूम MNA MP होते थे, उनके बेटे ज़फ़रुल्लाह तारड़, सबको पार्टियाँ छोड़ी पड़ी। और ये नून लीग को मजबूत करने के लिए किया गया। ये एंटी भुट्टो सियासत को परवान चढ़ने के लिए, भुट्टोइज्म की सियासत को ख़त्म करने के लिए, लेफ्ट माइंडेड एक सियासत ख़त्म करने के लिए, फिर एक ताजरों का जमगठा बनाया गया। वो नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को सामने रख कर ताजरों को कहा गया कि आपको तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आपका एक लीडर ला रहे हैं। उस लीडर का नाम मियाँ साहब रखा गया और ये वरना आपके बिजनेस तबाह हो जाएंगे, आपको पीपल पार्टी खा जाएगी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। पीपल पार्टी उसके बाद पीपल पार्टी में ठीक है, भुट्टो साहब के दौर में फैसला हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो एक अलग डिबेट है। वो उस वक्त के ज़माने की एक अच्छे फैसले थे, आज के ज़माने के वो फैसले नहीं हैं। वो उस वक्त के फैसले थे, भुट्टो साहब का एक नज़रिया था, उसके ऊपर चला, लेकिन उसका फिर एक एक्सप्लॉइट किया गया उस सूरत हाल को। साथ इस्टेब्लिशमेंट का तड़का लग गया, साथ मीडिया नवाए वक्त मॉडल, और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए ये मुस्लिम लीगीज हैं। फिर मुस्लिम लीग का आपस में इख्तिलाफ बना तो काफ लीग बनी। काफ और नून में फ़र्क नहीं समझता कि ऊपर उस्ताद एक ही था, माइंड सेट एक ही था। चंद साहब, लेकिन आपके नाक़दीन ये भी कहते हैं ना, जैसे हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि जो कुछ हुआ इंजीनियरिंग अपनी जगह पे, कुछ सानू मरण का शौक भी थी। नहीं, कुछ आपका तर्ज़ सियासत, तर्ज़ हुक्मरानी। बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हमारा तर्ज़ हुक्मरानी, देखिए सबसे पहले ले लें करप्शन को, जो पीपल पार्टी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते। मुझे कोई मुस्लिम लीग में या जो सियासत कर रहे हैं लोग, ये जब से सियासत में आए थे ना, इनके वालदैन और इनके अपना बिजनेसेस क्या थे। एक लंबे अरसे तक जो आज मोअज़्ज़ीन बने हुए हैं, जो आज बैटले और पता नहीं किस किस्म की गाड़ियों में फिर के इनकलाबी नारे लगा रहे हैं, तो बदनाम पीपल पार्टी, मोटरवे, बड़े लंबे मैं किसी अब उस पे नहीं जाता, पॉलिटिकल टारगेट किलिंग पे मैं नहीं जाता। वो तो शुरू कर दी हुई है आपने। नहीं, मैं एक बता दूं, देखिए आपकी पार्टी ने शुरू कर दी है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जब भी हुई है ना, उसकी विक्टिम पीपल पार्टी रही है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो अभी भी हो रही है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी भी हो रही है। मैं कहता हूँ यही तो लेवल आपके साथ भी किसी और पार्टी के साथ। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या कह रहा हूँ, देखिए मेरे साथ हो, आपके साथ हो, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के साथ या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ होती है ना, उसमें लूजर सारे पॉलिटिकल लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं। लेकिन आप आवाज़ नहीं उठा रही आपकी पार्टी, अगर आप देखिए के साथ हम आवाज़ हमारे उठाने का तरीका कार हो रहा है। एडा सानू मरन का शौक भी नहीं ना। अच्छा, ये आपका लफ्ज़ में आप जो आपने भी कहा है ना, कोई सानू मरन का शौक भी, फिलहाल सानू मरन का शौक भी नहीं। शहर के लोग हम जिसके लिए आवाज़ आप जिसकी तरफ इशारा दे रहे हैं, उसकी क्या गारंटी है कि हम उसके लिए आवाज़ उठाएं और वो हमारी आइडियोलॉजी के साथ खड़ा रहे। आप किसी चले। अच्छा, फिर मैं ये सुनवा देता हूँ। बिलावल साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा को PTI की हुकूमत में गिरफ्तार किया गया, तो बिलावल साहब ने क्या कहा था, जरा दिखाएं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को गिरफ्तार किया गया, एक ऑपोजिशन लीडर को, एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे, और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा, इस नया पाकिस्तान में कोई कन्विक्शन के बगैर आज आपने मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया है। इस बात में मैं खामोशी, नारेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई नारेबाजी यहाँ पे ना लगाए। राइट जी। चंद साहब, ये जिनके लिए आवाज़ उठा रहे थे बिलावल साहब, बिल्कुल वो आपके नजरिए के साथ तो नहीं खड़े थे। औरत की गिरफ्तारी के मामले में या औरत के एक्सप्लॉयटेशन के मामले में पीपल पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है हमेशा के लिए। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद, मेरी बात, आलिया हमजा मलिक, मैं फेयर ट्रायल पीपल पार्टी ने हमेशा कहा है। किसी जमात को दहशतगर्द डिक्लेयर करने में अगर आज कोई रुकावट है तो पीपल पार्टी रुकावट है। किसी सिविलियन का
या बेकसूर का मिलिट्री ट्रायल में रुकावट है तो पीपल्स पार्टी रुकावट है। आप ही के सेनेटर लेकर आए थे ना वो कानून, मैं समझता हूँ हम कोई गलत कानून शाहदत अमान साहब। देखें जो गलतियाँ हुई होंगी उसमें हम हिस्सेदार हो, हम अपना हिस्सा लेंगे, हम उससे बरी तो नहीं हो जाते ना। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी पॉलिटिकल लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ ये तो नहीं कहा कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए, ये तो किसी ने नहीं कहा, सबके लिए होना चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड का। सब इससे पहले किसी ने मुतालबा किया लेवल प्लेइंग फील्ड का? बाकी तो यही कहते हैं कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरी मर्जी का चीफ लगाओ, मेरी मर्जी का फलां लगाओ, मेरी मर्जी का ये करो, मेरा बंदा लगाओ, मेरा बंदा लगाओ। बाकी की लड़ाई ये है, हाँ। पीपल्स पार्टी की ये लड़ाई नहीं है। पीपल्स पार्टी की लड़ाई है लेवल प्लेइंग फील्ड, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्ट्रेंथन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आप समझते हैं कि पीटीआई की वो खवातीन जो 4.5 माह से 9 मई के केस में गिरफ्तार है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, कोई भी खवातीन हो उनके साथ अदल होना चाहिए, यास्मीन राशिद हो, आलिया हमजा हो या दूसरी खवातीन है, अदल होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए और बगैर ट्रायल शुरू किए। मैं कहता हूं अदल होना चाहिए। अदल की बहुत, आप तो समझते हैं अदल की डेफिनेशन क्या है, सही, ये आपको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अदल की डेफिनेशन एक बड़ी कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन। अगर अदल नहीं होगा तो फिर वो निज़ाम नहीं कामयाब हो सकता, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये तो मैं मेरे हक में हो, ये मेरे खिलाफ हो, ये एक अलग चीज़ है। चंद साहब, सिंध में जो अब आपके खिलाफ इत्तेहाद मौलाना फजल रहमान और एमक्यूएम दोनों मिलके जीडीए के साथ, और जमात इस्लामी वैसे ही आपके खिलाफ है। देखिए जी, इत्तेहाद पे मेरे पास हम वेलकम करते हैं, इत्तेहाद हर एक का हक है, मुझे इत्तेहादों पे कोई इतराज़ नहीं है। इत्तेहाद बनते रहते हैं, अलायंस होते रहते हैं, कोई उसूल ये माइनर चीज़ें। देखिए असूल तो आपकी आइडियोलॉजी होती है, असूल इतना हम सियासतदानों में भी खामियां तो है ना। अभी मौलाना फजल रहमान साहब आपके इत्तेहादी थे 2013 से 13 तक, 8 से 13 तक, फिर 22 से लेके 23 तक भी, ये 16 महीनों में इत्तेहादी थे आपके। हाँ 16 महीनों में पीडीएम में भी, पीडीएम के हम इत्तेहादी आप थे, इत्तेहादी वो तो थे, पीडीएम थे, हम इत्तेहादी आप थे। इत्तेहादी थे और आप निकल के गए पीडीएम से, पहले आप भी पीडीएम में शामिल हम थे। क्यों निकले ये भी कौम को बताते रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो दुखता बताया करेंगे हम इत्तेहाद से क्यों निकले। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चेयरमैन बिलावल कहता था कि असेंबलियों से इस्तीफे नहीं नहीं देने, थे, और मौलाना साहब कहते अदम थे, एतमाद बेहतरीन तरीका, आईनी तरीका है। और मौलाना साहब और कहते वो थे, देख लो, वही इस्तीफे इमरान खान ने दिए तो नुकसान उठाया, उनके गले पड़ गए। लेकिन तो ये बिलावल भुट्टो की पुख्तगी और आइडियोलॉजी या ज़हनी शऊर की ये चंद निशानी साहब थी। कैसे, मैं आखिर में ज़रा चाहूँगा मैं आपको ये मौलाना साहब का तर्ज सियासत भी दिखा दूँ, बल्कि दिखा दें पहले जी मौलाना साहब ने क्या फरमाया था 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी गुफ्तगू का आगाज जमहूरियत से होता है और जिसका खात्मा जमहूरियत पर होता है। जब 1970 में शेख मुजीबुर रहमान बड़ी अक्सरियत से कामयाब हुआ तो उसकी अक्सरियत का इनकार उस वक्त पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था, और जनाब जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त ये कहा था इधर हम और उधर तुम। उन्होंने कहा था 2 पार्लियामेंट होने चाहिए, उन्होंने कहा था 2 वजीर आजम होने चाहिए, मशरक़ी पाकिस्तान का वजीर आजम अपना और यहाँ का वजीर आजम मैं हूँगा। मुल्क को 2 लख्त करना, जमहूरियत का इनकार करना, और फिर सन 1973 में बलोचिस्तान की मुंतखब असम्बली और उसकी मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया गया, ये थी उनकी जमहूरियत का आगाज। सन 1977 के इंतखाबात में मुल्क भर में धांधली की गई, ये भी इसी पीपल्स पार्टी की तारीख है। आज वो हमारे सामने किस बुनियाद पर जमहूरियत की बात करते हैं। राइट जी, ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे पॉलिटिकल क्लास के सियासी फैसलों पे 22 जुलाई को मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं, 25 को इलेक्शन होता है, पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है। जैसे ही पीटीआई इलेक्शन जीतती है तो 26 को यही मौलाना आपके साथ खड़े हो जाते हैं और मुसलसल खड़े रहते हैं। अब इसको कैसे लोग हजम करने जन साहब? देखें मैं समझता हूँ, देखें अमीर बास, इस डेमोक्रेसी में बड़ी बड़ी कुताहियाँ हैं, खामियाँ होंगी, इस पार्लिमानी निज़ाम में भी होंगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सारी चीज़ों का देखें ना तो लूली लंगड़ी जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। तो पार्लिमानी निज़ाम में हमारे मुल्क में अभी हाई मॉरल ग्राउंड का इतना वो इस्तेमाल नहीं होता या हम उसके ऊपर सियासत नहीं करते, तो ये वक्त के साथ साथ इत्तेहाद हमारे बनते भी हैं, टूटते भी हैं। लेकिन इसको आप सही कहें या गलत कहें, ये बनते रह गए ऐसे। मेरे ख्याल में इसके ऊपर क्या मैं कमेंट्स कर सकता हूँ, ये एक हकीकत है, इसके ऊपर कोई मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता। आपकी लीडरशिप, सारी पार्टीज की लीडरशिप की फैसले करती है। मैं समझता हूँ कि इत्तेहाद निज़ाम को चलाने के लिए इत्तेहाद करने पड़ते हैं।
अगर आप निज़ाम को ना चला सके, सिंगल मेजॉरिटी तो किसी को मिलती तो नहीं। निस्बतन किसी नजरियाती से इत्तेहाद नहीं, करना मैं निस्बतन नजरियाती एक दूसरे से नजरियात बहुत दूर हैं। अब जमात इस्लामी से पीपल पार्टी के इत्तेहाद कैसे नजरियाती इत्तेहाद ही हो, लेकिन हम बने हैं। अब PTI के साथ हम कई मामले में नजरियाती तौर पर करीब है, कई मामले में मुस्लिम लीग के करीब है। वोट को इज्जत दो का बयानिया हो तो हम, मैं समझता हूँ, नून लीग के सबसे कुर्बत है। लेकिन अगर अपनी मर्जी का चीफ लगवाने वाला, मर्जी का फलाना कुछ करने वाला, मर्जी का जज लगवाने का नजरिया हो तो ये इस पर भी पीपल पार्टी का है। देखिए, इसलिए मैं समझता हूँ सारी जमातों में छोटे मोटे इख्तलाफात भी हैं, हकीकतें भी हैं। आखिर में बता दें कि आज आपकी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से, तारीख इलेक्शन की मेरा ख्याल में जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, कंफर्म है। हाँ, अभी डेट उन्होंने उनकी बॉडी announce लैंग्वेज नहीं क्या की। लग रही थी कि वो इलेक्शन करवाने के मामले अंडर ड्यूरस हैं। बड़े पुरज़म है, पुरज़म है, पुरज़म इलेक्शन हो गए। इलेक्शन इंशाल्लाह होंगे, मुझे तो लगता है होंगे। मैं तो आज सच्ची बात है उनसे टाइम लेके रिक्वेस्ट करके मिलने के लिए इसी मामले में गया था कि एज ए पोलिटिकल स्टूडेंट मैं तो, कुछ मेरे सवालात थे और मुझे तो बड़े हौसला अफजा जवाब दिए उन्होंने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि इलेक्शन करवाऊंगा मैं। नहीं, मैं अभी देखें, इलेक्शन 100% अपनी आईनी मुद्दत के अंदर होंगे और उन्होंने कमिटमेंट जाहिर की ना। हाँ बिल्कुल, उसको कोई लचक नहीं उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी भी बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की अचानक 48 घंटे के अंदर बरतानिया से वापसी और फिर पाकिस्तान से वापस बरतानिया रवानगी, और मरियम नवाज़ की भी अचानक बरतानिया रवानगी। शहबाज शरीफ साहब किसका पैगाम लाए थे और किसका पैगाम लेकर गए? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज कभी तो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और फैज हमीद पर मसलहतन खामोश हो जाते थे और कभी आड़े हाथों लेते थे, और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब मरियम नवाज साहिबा ने सिर्फ जनरल फैज हमीद को निशाने पर रखा और जनरल बाजवा के मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली। PDM के इक़्तिदार में आने के बाद मरियम नवाज ने जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा तो किया, लेकिन जनरल बाजवा के मामले पर चुप साध ली। अहम बात यह है कि 28 नवंबर 2022 को साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ओहदे से सुबकदोश हो गए थे, जिसके कुछ दिनों बाद साबिक ISI चीफ जनरल फैज हमीद ने भी रिटायरमेंट ले ली थी। जबकि जनरल बाजवा और जनरल फैज की रिटायरमेंट से तकरीबन एक माह कबल मरियम नवाज लंदन चली गई थी और उनकी वापसी 28 जनवरी 2023 को हुई थी। उसके बाद ही यकायक मरियम नवाज साहिबा ने अपने मौक़िफ़ से यू टर्न लेते हुए अपने माजी के तमाम मसाइब का जिम्मेदार जनरल बाजवा के बजाय जनरल फैज हमीद को करार देना शुरू कर दिया था। जबकि जनरल बाजवा के मामले पर हैरत अंगेज मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मेरे पास जनरल फैज हमीद की मदाखलत से मुताल्लिक सबूत हैं, लेकिन जनरल बाजवा से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं। जबकि हाल ही में एक बार फिर नवाज शरीफ ने जनरल फैज हमीद के साथ साथ जनरल बाजवा के सख्त एहतसाब का भी मुतालबा कर दिया है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि मरियम नवाज साहिबा ने माजी में यह क्यों कहा था कि जनरल बाजवा से मुताल्लिक मेरे पास सबूत नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज बाजी में बिना सबूतों के ही जनरल बाजवा पर इल्जामात लगाती रही? क्या 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाले मियां नवाज शरीफ बिना सबूतों के ही जनरल बाजवा पर इल्जामात लगाते रहे? क्या जनरल बाजवा ने बैलेंसिंग एक्ट के तहत मुस्लिम लीग नून की क्यादत को सपोर्ट किया, इसीलिए नून लीगी क्यादत ने उनके मामले पर माजी में यू टर्न लिया? 8 मार्च 2023 को एक वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में मरियम नवाज ने कहा था कि फैज हमीद ने इमरान खान की हिमायत करके मुल्क तबाह किया और नून लीग की हुकूमत गिराई। उस गैर आईनी किरदार पर फैज हमीद को निशाने इबरत बनाना चाहिए और उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बाद अज़ां उन इल्जामात के तनाजुर में एक मारूफ सहाफ़ी के तवस्सुत से जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का मौक़िफ़ भी सामने आया, जिसमें साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कहा कि मैं तो 2017-18 में सिर्फ मेजर जनरल था। क्या फौजी डिसिप्लिन में तन्हा एक मेजर जनरल कोई हुकूमत खत्म कर सकता था? फौज में फैसला तो सिर्फ चीफ का होता है और अदालती फैसले तो अदालतों ने किए। जबकि मरियम नवाज जनरल बाजवा का नाम हज़फ करके सिर्फ जनरल फैज हमीद को ही निशाने इबरत बनवाने की ख्वाहिशमंद थी। 5 का टोला नजर आ रहा है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था। वो बेसाखिया थी जिस पर इसकी हुकूमत खड़ी थी। वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ, वो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। आज भी जनरल फैज हमीद की बाकियात बचा रही है। जनरल फैज हमीद चकवाल से बैठकर आज भी सारे ताने बाने पीछे से बैठ के जोड़ रहा है। जनरल फैज हमीद साहब उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत
खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक वफाकी वज़ीर शेख रोयल असगर साहब। शेख साहब, आपकी शिरकत का बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि मुख्तलिफ़ अवक़ात में मुख्तलिफ़ बयानियाँ, कभी किसी पर इल्ज़ाम, कभी किसी पर इल्ज़ाम, फिर कभी खामोशी इख्तियार कर लेना, फिर अचानक सामने आना और उस पर इल्ज़ाम। 16 महीने खामोशी इख्तियार किए रखी जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। अभी नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज़ का नाम भी ले दिया, जनरल बाजवा का नाम भी ले दिया। ये क्यों बार बार बयानियाँ तब्दील होता है मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का? अमीर वाश, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया फिर एक दफ़ा। मेरा अपना एक ज़ाती एक मौक़िफ़ होता है, मेरी ज़ाती एक सोच होती है, ज़ाती मेरी एक फ़िक्र होती है। मैं तरह थोड़ा सा ये अप्रोच रखता हूँ। अब मैंने आपकी बड़ी लंबी चौड़ी तमीद सुनी इसके बारे में, तो देखिए अमीर वाश, आप सच्चाई अगर आप सच का सामना करें तो इसमें भी कोई दो राय नहीं। जो कुछ किया गया, देखिए मैं ठीक है, आपकी पसंद नापसंद होती है। बाजवा साहब को, हमीद साहब को पसंद था, कोई शख्स पसंद था, कोई शख्स नापसंद था, लेकिन एक जुल्म तो हुआ, इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ। आपने एक ऐसे शख्स को जिसको अलबे का मतलब नहीं पता था, आपने उस शख्स को ला के हमारे सरों पे बिठा दिया। तहजीब, तमीज़, बदलिहाजी, पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं तौबा करके कहता हूँ, मेरा खैर ज़ाती मेरी है एक दिल में तकलीफ तो है, मुझे ज़ाती भी है, मतलब वो इस हद तक चले जाते थे कि आपके खिलाफ भी केसेस उस दौर में बनाने की कोशिश हुई थी शेख साहब? जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने तो छोड़ दिया, भूल गया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है और उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। वो बदले लेने वाला है। इंसान क्या करता है, इंसान आता है चला जाता है। अब जैसे आप शाद फरमा रहे थे ना कि बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब का, तो मियां साहब ने बड़ा सफ़र किया, मियां साहब की बेटी ने बड़ा सफ़र किया, कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त की, और एट द एंड ऑफ द डे पता चला कि ये सब कुछ जो था वो प्लान किया गया था। तो मियां नवाज शरीफ को आपने इस सारे सिनेरियो से बाहर रखा। अब आपने मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं की, आपने दर हकीकत इस मुल्क के 24-25 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती की। अगर आप गलत ना कहें तो मुझे ये कहने दीजिए कि आप जरा गौर कीजिएगा, 2013 से लेके 2017 तक 4 साल जब मियां साहब हुकूमत में थे, तो दोबारा से एक मामला दुरुस्त की तरफ चल रहा था। पाकिस्तान एक दफा फिर उसी रास्ते पे चल पड़ा था जो कि तरक्की का रास्ता था। आपने देखा होगा कि IMF को आखिरी साल में आपने अलविदा कह दिया, उनको 0-0 कर दिया। बाकी बहुत सारी मसले मसाइल थे जिनका आपको सामना था। बाजवा साहब उस वक्त मौजूद थे, फिर उसके बाद फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे, अपनी वो कोशिशों में लगे हुए थे, और फिर एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जो उनको शेख साहब आप बिल्कुल शेख साहब आप बजा फरमा रहे हैं। ये मैं आपको गुजारिश कर दूं कि उनका बार बार बाजवा साहब का और फैज़ हमीद साहब का ये बात कहना बिल्कुल दुरुस्त है। किसी आदमी को जब तकलीफ पहुंचती है, वो तकलीफ उनको नहीं पहुंची, उन्होंने अपने सामने इस मुल्क को बर्बाद होते हुए देखा। अब वो जो तकलीफ है, जो मुल्क को तबाह किया गया, वो तकलीफ बार बार ऊद आती है, वो बार बार आपको शेख साहब उस तकलीफ का बार बार उभर के सामने आना, ये एक फितरी अमल है, ये इंसानी फितरी जज्बा है, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। लेकिन इस बार बार इस तकलीफ को जब वो सियासत के बयानिए में ढालते हैं और जब जरूरत पड़ती है वो वोट को इज्जत दो का नारा इस्तेमाल कर देते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो वो खामोश हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि फिर उनकी बेटी कहती है कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी, एक्सटेंशन के मियां साहब एक्सटेंशन दिलवाते हैं। इसका भी तो कोई जवाब होगा ना। अमीर बास आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हालात का तकाजा कई दफ़ा होता है। कई दफ़ा हालात ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, अल्लाह उनको पता नहीं खुदा, मैं देखिए जी, मैं उनका कोई
ये है कि गुनहगार तो नहीं हूँ, बहरहाल और एक मुसलमान की हैसियत से मैं तो यही कहूँगा अल्लाह उनको जन्नत दे, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया था वो भी आपके सामने है ना। तो उनको जाने में तो मुल्क से मियां साहब ने खुद दिया था ना। अब बदकिस्मती कौन शुरू होती है, ये बात बदकिस्मती ये शुरू होती है कि हमारा इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक जो एक है फोरम, बदकिस्मती से उन्होंने सबक नहीं दिया। जब वक्त लाया गया, बुरा वक्त लाया गया, मियां साहब पे कैद हुकूमत की शोबतें डाली गई, उनको हर परेशानी का सामना करना पड़ा, तो चंद लोगों को छोड़ के, सियासी लोगों को छोड़ के बाकी लोगों ने बिल्कुल खामोशी तान ली, बिल्कुल खामोशी। और बल्कि ये मासूफ जो 18 के बाद रहे, उन्होंने तो उस पर बड़ी बड़ी अजीबो गरीब किस्म की शेख साहब नवाज शरीफ साहब ने, आप अगर आपको याद होगा तो नवाज शरीफ साहब ने कारगिल का एहतसाब करने का भी वादा किया था कौम के साथ। नवाज शरीफ साहब ने 12 अक्टूबर 1999 का वादा भी किया था। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था, यही बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, जो आप मेरी बात को बरसर समझने की कोशिश कर लीजिए कि मैं यही आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि उस वक्त भी सब कुछ सामने था, हकायक भी थे, आपके पास एविडेंस भी थे, लेकिन कैसी खूबसूरती से उस शख्स को आप बचा के निकल गए। तो इससे मैं तो कम से कम ये सबक शेख साहब, लेकिन मियां साहब प्राइम मिनिस्टर थे जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान से भागे थे बीमारी का जवाब बनाकर। मियां साहब की हुकूमत ने जाने दिया था, किसी और ने तो नहीं जाने दिया। आपको याद होगा कि किस खूबसूरती से उसको बचाया गया, किस खूबसूरती से उस मुल्क से उसको निकाला गया। उसके बाद तो उसका कोई हिसाब नहीं हुआ, सब कुछ सामने था। मुल्क को बर्बाद किया गया, तबाही की गई, लोगों की नजरों में इज्जत को खराब किया गया। ठीक है कि आपको डॉलर्स मिले, आपकी मैशत को एक बूस्ट मिला, लेकिन आपने क्या खोया, ये कभी आप आराम से बैठ के जरा देखिएगा कि आपने क्या कुछ। शेख साहब 16 महीने की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ के भाई की, 16 महीने की, और 16 महीने की हुकूमत में वो ना जनरल बाजवा का कोई एहतसाब कर सके, ना जनरल फैज हमीद का, बल्कि गार्ड ऑफ ऑनर देके जनरल बाजवा को रुखसत किया। ये बात मैं आपको सच्ची बात कहता, मतलब मैं नहीं समझता कि आप लोग अभी तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे पहुंचे। मैं ये साफ लफ्जों में बात करता हूं कि और ना ही आप इतने ताकतवर हो कि आप एक ताकतवर अदारे के लोगों का एहतसाब कर सकते। तो फिर मियां साहब वोट लेने के लिए लंदन से बैठ के क्यों कह रहे हैं कि अब मट्टी नहीं डालेंगे, अब इनका एहतसाब होगा? देखिए मियां साहब को समझाए ना कि वो क्यों करते हैं बार बार ऐसी बात। देखिए मैं इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, इस वक्त जो हमारे इस वक्त हालिया आर्मी चीफ हैं, उनको अगर आप एटीट्यूड देखें पाकिस्तान के हालात के लिए, तो कभी कभी तो यूं लगता है कि हर उस शख्स का एहतसाब होगा जो इस मामले में मुलव्वस है। तो उसमें तो वो दो शख्सियात सरफरिस्त आती हैं। अब वो बेहतर बता सकते हैं या बेहतर फैसला कर सकते हैं कि वो उन लोगों का एहतसाब करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फिर एक दफा फिर आप खुली छुट्टी दोगे। यही बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया। इसी अहम नुक्ते पे मैं आपसे इजाज़त देना चाहूँगा कि अगर बार बार आप इस बयानी को लोगों के सामने लाएंगे और फिर इस बयानी से यू टर्न ले लेंगे, फिर इस बयानी को सामने लाएंगे, फिर पीछे हट जाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इस बयानी को इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप पाकिस्तान में गैर जमहूरी रास्तों को बंद नहीं कर पाएंगे और आप खुद अपनी हुकूमतों के लिए, यानी सियासतदान पाकिस्तान में अपनी हुकूमतों के लिए ख़तरा उसी तरह से अपने सामने देखते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे इप्सॉस का और UNDP के रिपोर्ट में कुछ ऐसे हक़ाइक़ सामने आए हैं जो पाकिस्तान की समाजी, मुआशी और अवामी हालत को बहुत बुरे तरीके से सामने रख रहे हैं। ब्रेक के बाद खुशामदेद। अवाम का एतमाद ही रियासत की बका का ज़ामिन समझा जाता है। रियासत और हुकूमत ज़िम्मेदार होती है कि वो शहरियों के बुनियादी हुकूक और मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। वसाइल की मुसावी तक़सीम इस बात को यकीनी बनाती है कि रियासत पर किसी एक तबके की इजारादारी नहीं, और जहाँ ऐसा नहीं होता उन मुल्कों के अवाम का एतमाद निज़ाम से उठ जाता है।
और ऐसे ममालिक शदीद मसाइल और अफरा तफरी का शिकार हो जाते हैं। हालिया सियासी बहरान और खौफनाक महंगाई ने हमारा सियासी फैब्रिक तबाह बर्बाद कर दिया है। शदीद महंगाई की वजह से अखराजात शहरियों की आमदन से बाहर हो चुके हैं। एक तरफ तो आम पाकिस्तानी गुर्बत और महंगाई के बायस खून थूकने पर मजबूर है, बिजली के भारी बिलों के बायस खुदकुशियों की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे मुल्क का मरात याफ्ता तबका कौमी खजाने को दीमक की तरह चाट रहा है। एप्सोस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स की तीसरी सहमाई की सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें तशवीशनाक इंकशाफात हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 98% पाकिस्तानी पाकिस्तान की समत क्या है इससे खुश नहीं है। मईशत और अपने माली सूरत हाल से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद की मायूसी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 76% पाकिस्तानी मुल्क की मईशत को कमजोर और 68% पाकिस्तानी अपनी जाती माली सूरत हाल को खराब समझ रहे हैं। इसी तरह 66% पाकिस्तानी मुल्क के मुआशी हालात में अगले 6 माह में भी बेहतरी के लिए पुरुमीद नहीं है, जबकि 60% अवाम मुस्तकबिल में अपने माली हालात को मजीद कमजोर होता देख रहे हैं। 95% पाकिस्तानी मुल्क की हालात के बायस बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला है। इस सर्वे में 63% ने खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी खत्म होने का कहा और 99% ने रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की खरीदारी में मुश्किल होने का बताया। हालात इस बात की गम्माजी कर रहे हैं कि अवामुन्नास की मायूसी अपनी आखिरी इंतहा को पहुंच रही है। लोगों की बड़ी तादाद इन हालात से खौफजदा होकर मुल्क छोड़कर जा रही है। मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर के बाहर हजारों अफराद की कतारें लगी हैं। गुज़श्ता साल 8,32,339 पाकिस्तानी रोजगार की गर्ज से बैरून मुल्क गए, जो 2016 के बाद सबसे ज्यादा तादाद है। इसी तरह गुज़श्ता माह अगस्त में 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बेहतर रोजगार की तलाश में मुल्क छोड़ गए। पाकिस्तान में राइज गैर मुसावी जालिमाना निज़ाम की हल्की सी लेकिन भयानक झलक यह है कि 2 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन सालाना 25 अरब की बिजली इस्तेमाल करते हैं। वजारत खजाना ने यह मुफ्त की सहूलत खत्म करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने हुक्काम को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने से रोक दिया है। दूसरी जानिब हालात यह हैं कि गुज़श्ता रोज फैसलाबाद में 2 अफराद ने बिजली का बिल ज्यादा आने और गुर्बत की वजह से खुदकुशी कर ली। इससे कबल भी कई अफराद बिजली के भारी बिलों की वजह से मौत को गले लगा चुके हैं। पाकिस्तान को इन नाजुक हालात से दो चार करने की जिम्मेदार पाकिस्तान की ताकतवर और मरात याफ्ता अशराफिया है। यह अशराफिया दीमक की तरह मुल्क की वसाइल को चाट रही है। इसकी एक झलक अक़वाम मुत्तहिदा की एक लर्जा देने वाली रिपोर्ट से आया होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNDP ने पाकिस्तान के हवाले से अप्रैल 2021 में एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट को नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का उन्वान दिया गया था। उस रिपोर्ट में बयान करदा आदाद-ओ-शुमार से मालूम होता है कि पाकिस्तान में अमीर की दुनिया अलग और गरीब की दुनिया अलग है। जागीरदार, सरमायादार, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के मिल्कियती इदारे पाकिस्तान में मरात से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। उस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ था कि 2017 था 2018 पाकिस्तान में अशराफिया की मरात पर 2660 अरब रुपए खर्च हुए, जो GDP का 8% बनता है। अगर उन मरात का सिर्फ 24% भी गरीबों की तरफ मुंतकिल कर दिया जाए तो अदम मुसावात के खात्मे में यह पहला कदम होगा। ताकत, अवाम और पॉलिसी मुल्क में अदम मुसावात के असल मुहर्रिकात हैं। मुल्क की आमदनी का 9% माज 1% अमीर तरीन अफराद की रसाई में है। ताकतवर गिरोह अपने हक को इस्तेमाल करते हुए अपने हिस्से से ज्यादा हासिल करते हैं। लोग जिन्स और तबके की बुनियाद पर दूसरों के साथ इम्तियाजी सलूक करते हैं। निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि सरकारी इदारे 500 अरब रुपए सालाना के करीब नुकसान कर रहे हैं। एक तरफ मुल्क की अशराफिया को हासिल अरबों खरबों रुपए की मरात और नुकसानात है, तो दूसरी तरफ अरबाब इख्तियार इस जालिमाना निज़ाम को चलाने और अपनी अयाशियां बरकरार रखने के लिए सारा बोझ महंगाई और टैक्सों की सूरत में अवाम की कमर पर लाद रहे हैं। मसाइल की चक्की में पिसते अवाम की मायूसी एक ऐसा लावा है कि जो किसी भी वक्त उबल कर इस जालिमाना निज़ाम को भस्म कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि हमारे सियासी कायदीन और अरबाब इख्तियार होश के नाखून लें। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज। देखते रहिएगा जमहूरियत।